अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में वुकला सफाई की जानिब से मुसलसल अदम हाजिरी के बायस मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने इंतहाई बरमी का इजहार किया, उनको मोहलत दी गई है और अब इस केस का जो ट्रायल है वो बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि वजह उसकी बुनियादी तौर पर यह है कि जो गवाह 25 गवाहान हैं उनके बयानात का रिकॉर्ड होने का सिलसिला जारी है, उसके ऊपर जरा होनी है। लेकिन वुकला सफाई की कोशिश ये है कि इस मामले को मैक्सिमम लेवल तक डिले किया जाए ताकि ये मामला 8 फरवरी से आगे चला जाए। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आने वाले दिनों में इंतखाबात से कबल यानी कि 6 फरवरी को 9 मई के सहने के हवाले से बानी पीटीआई और उसके साथ साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने का भी इम्कान है। और इसके साथ अब इस वक्त बड़ा एक सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी से कब साइफर केस का क्या फैसला आ पाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें प्रोसिक्यूटर इस केस के अंदर जो अहम तरीन प्रोसिक्यूटर हैं उन हमें ज्वाइन करेंगे, इसके ऊपर उनके साथ बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि नाज़रीन, इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी इंतखाबी मैदान सज चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम मुसलसल जलसे कर रही हैं, इलेक्शन का माहौल बन चुका है। लेकिन अब नून लीग ने बिल आखिर जब 12 दिन रह गए इंतखाबात के हवाले से तो उन्होंने अपना मंशूर जारी करने की तैयारी कर ली है। कल लाहौर में नून लीग अपना मंशूर जारी करेगी और नून लीग अपने इस मंशूर के अंदर एक रवायती मंशूर से हटके कौन से बड़े कानूनी, आईनी और बड़े मुआशी फैसले करने के हवाले से अहम तरीन अनाउंसमेंट करने जा रही है। और आने वाले दिनों में क्या दीगर सियासी जमातें भी इस मंशूर को आने वाले दिनों में तस्लीम करेंगी या नून लीग को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने मानसहरा में एक बयान दिया था कि मैं यहां पर वोट लेने के लिए आया हूं, वजीर आजम बनने नहीं। तो पसी पर्दा कहानी क्या चल रही है? क्या नून लीग के पास नवाज शरीफ के अलावा भी कोई और वजारत उस्मा का उम्मीदवार है? और इसके साथ बात करेंगे कि आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त के ऊपर इसराइल के खिलाफ फैसला सुना दिया है। इसराइल की तमाम तर कोशिशों और दरखास्त के बावजूद कि मुकदमा ना सुना जाए, उस केस को, उसकी दरखास्त को, इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। और आलमी अदालत इंसाफ ने यह करार दिया है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलविस है, उसके खिलाफ ये केस मजीद आगे चलेगा और फ़लस्तीनियों की फौरी तौर के ऊपर इंसानी बुनियादों के ऊपर इमदाद की अशद ज़रूरत है। और ये अब केस अहम तरीन मोड़ में दाखिल हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बाद मुसलमान ममालिक का किरदार क्या है। और नाज़रीन, इसके साथ बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। बात करेंगे कि आर्मी चीफ ने जितना वाज़ेह खिताब किया, पाकिस्तान इस वक्त जिन चैलेंज से दो चार है, क्या उनके इस खिताब में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज से निकलने का कोई एक लाहेअमल मौजूद है? और इसके साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, जो खिलाफे कानून सुई सदन की बोर्ड की चेयरपर्सन हैं और एक और बोर्ड के अंदर भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं, अब उन्होंने तीसरी मरतबा चेयरपर्सन सुई सदन बोर्ड बनने की ठान ली है, इस हकीकत के बावजूद कि वो एसओ एक्ट की खिलाफ वर्जी की मुंतकिब हो चुकी हैं। और कल एक हंगामी तौर बुनियादों के ऊपर बोर्ड का इजलास बुलाया गया है, उसका एजेंडा क्या है और पेट्रोलियम डिवीजन ने क्या वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर कस्टम डे मनाया गया है और पाकिस्तान के अंदर इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाइयाँ करते हुए पाकिस्तान कस्टम्स ने अब तक क्या अचीवमेंट हासिल की हैं, बिलखसूस अस्करी और सियासी क़यादत के स्मगलिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के बाद अफगानिस्तान, ईरान और कराची के मकामात के ऊपर स्मगलिंग के खिलाफ कैसे कार्रवाई की गई, कितने बड़े पैमाने के ऊपर अशिया को जब्त किया गया है, किस हद तक का फ़ायदा हुआ है। और कस्टम्स का डिपार्टमेंट और उनके अहलकार आने वाले दिनों में स्मगलिंग के खात्मे के लिए और मुल्की लोकल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे। ख्वाजा मतीन साहब, ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। खास साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस पूरे वीक में जो साइफर केस के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हुई वो आपने भी नोट की और जिस पेस के साथ ये केस आगे बढ़ रहा था उसके अंदर साबिक सेक्रेटरी खारजा का बयान रिकॉर्ड हो चुका, पाकिस्तान के इन्वेस्टर का बयान रिकॉर्ड हो चुका और दीगर अहम शख्सियात के बयान भी रिकॉर्ड हो चुके। लेकिन जब अब केस आगे बढ़ रहा है, जो वुकला सफाई हैं वो मुसलसल मुख्तलिफ हीले बहाने क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि ये केस लटका रहे और इलेक्शन के बाद कहीं जाकर डिसाइड हो? ये क्या मुमकिन तौर पर वजह हो सकती है? जी भट्टी साहब, जब इतनी बड़ी गवाहियाँ जो आपने सुनी हैं कि जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं सुहेल महमूद साहब, उनका बयान देखें कि मैंने उस वक्त को वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी थे, उनको मना भी किया कि इस तरह का काम आप ना करें, लेकिन इनके बावजूद जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान उस वक्त थे, क्योंकि वो चेयरमैन जो पीटीआई हैं, बानी पीटीआई, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए
उनको डी ट्रैक करते रहे और आखिर में आज उन्होंने भी गवाही दे दी। इसी तरह जो एडिशनल सेक्रेटरी खारजा हैं फैसल तिरमिजी, उन्होंने भी कल जो गवाही दी है उसमें यह कह दिया है कि मैंने मना किया। उस वक्त वाशिंगटन से मैं पूछा गया कि ये जो ख़त उन्होंने साइफर नामी लहराया है ये हमें भेजें, हमने इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। अब जो सारी गवाहियाँ अहम तरीन जो गवाहियाँ हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब इसमें भागने का एक ही तरीका है, डिले टैक्टिक्स। आपको पता है ये पीटीआई की पुरानी रवश है। गुज़श्ता हफ्ते बड़े शादियाने बजाए गए थे कि आजम खान ने बड़ा शानदार बयान रिकॉर्ड करवाया है, बानी पीटीआई ने उनकी कमर पर थपकी दी है, अब ये केस गया तो अब तो मामला यकसर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। बानी जो पीटीआई हैं उनकी थपकी का ये एहसास होगा कि वो कितने सालों की उन्हें पड़ी है। ये उस वक्त पता चलेगा जब अदालत फैसला सुनाएगी। जो शवाहद और जो चीज़ें अभी तक जो गवाहियाँ हमने सुनी हैं, जब पढ़ी हैं अखबारात में, वो सारी की सारी ये इनको सजा दिलवाने के लिए मेरे ख्याल में वो इनफ हैं। बहरहाल फैसला तो अदालत ने ही करना है। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो क्या है? डिले टैक्टिक्स। ये आपको पता है जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है, उसमें भी ये डिले टैक्टिक्स आजमाते रहे। इसी तरह ये जो उनका पार्टी के इंतखाबात का मामला था इसमें भी डिले टैक्टिक्स। पीटीआई के वकला ने ये देख लिया है कि आप डिले टैक्टिक्स आजमाते जाएं और इसको प्रलोंग करते जाएं, लंबा करते जाएं, जिसमें इनकी कोई जान नहीं होती। अब जबकि मैं समझता हूँ तमाम बड़ी गवाहियाँ इनके खिलाफ आ चुकी हैं, मुझे ये लगता है भट्टी साहब कि ये इंतखाबात जो हो रहे हैं 8 फरवरी को आम इंतखाबात, इससे कबल ही ये फैसला आ जाएगा। ये जितना मर्जी भाग लें, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तमाम बड़ी गवाहियाँ हो चुकी हैं जी। वैसे देखें ना, सेक्रेटरी खारजा और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा और जो सफ़ीर असद मजीद जिनकी गवाही आपने भी देख ली सारे, उनका साजिश का कोई जिक्र ही नहीं है उसमें। अब उनकी गवाही भी आ गई, अब तो उन पर जरा भी हो गई है। अब तो सिर्फ सजा अनाउंस होनी है, इसको 2 दिन प्रलोंग कर लें, 4 दिन कर लें। मुझे ये लगता है अभी इस केस के अंदर जो प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फकार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर आपसे जानना चाहूंगा, जो इस वीक का एक राउंड अप था, बिलखुसूस अब गवाहान के इस केस के अंदर बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, कितने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं? और साथ हमें कुछ बताइएगा, गुज़श्ता हफ्ते ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया, उनके बयान में काफ़ी तब्दीली है और इसकी बहुत ज़्यादा लिवरेज मिलेगी बानी पीटीआई को। उसकी क्या हकीकत है और अब तक कितने गवाहान का बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं? देखिए सर, इस टाइम तक हमारे टोटल 25 विटनेसेस की स्टेटमेंट एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है, यानी उनका अपना बयान हुआ है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन सिर्फ 4 लोगों पर हुई है अभी तक। ठीक। तो 25 लोगों की स्टेटमेंट हो चुकी है जिनके एग्जामिनेशन इन चीफ है, जबकि उनमें से 4 लोगों के खिलाफ जो क्रॉस एग्जामिनेशन है कंप्लीट हुआ 4 गवाह के। एक तो पहली ये बात थी। दूसरी बात थी कि आप एसपीएम की जो बात कर रहे हैं जी, मैं थोड़ा सा इस बात से बिल्कुल डिफर करता हूँ कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऐसी दी है जो कि प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट है। देखिए, प्रोसिक्यूशन का सिर्फ काम ये होता है कि उसने अपना चार्ज देखना होता है कि वो चार्ज प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक। हम जो आजम खान की स्टेटमेंट है वो हमारे चार्ज से मुताबिकत रखती है और उन्होंने इंक्रिमिनेट किया है इमरान खान को इस हवाले से जो हम केस लेकर आ रहे हैं। तो लिहाजा ना उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रोसिक्यूशन को डैमेज कर रही है और ना ही कोई डिफेंस जो है वो उसका बेनिफिट उठा सकता है। ठीक। तो ये तासुब जो है वो गलत मैं समझता हूँ गया है इस बात के लिए। दूसरी बात है कि उन्होंने खुद कहा कि जो 164 की स्टेटमेंट है ये मैंने रिकॉर्ड कराई थी और इसके हर सफे में मैंने साइन किए थे फॉर इट्स करेक्टनेस। तो अब ये चीजें सारी मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला प्रोसिक्यूशन इज होपफुल के पूरी तरीके से चार्ज पे। बिल्कुल ठीक। नकवी साहब, इसके साथ ये जरूर बताइएगा कि इस केस के अंदर 4 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, उन पर जिरा हो चुकी, 21 बाकी हैं, लेकिन जिनके अब तक बयानात रिकॉर्ड हुए हैं उसके अंदर साबिक सेक्रेटरी खारजा हों, साबिक एम्बेसडर हों पाकिस्तान के, उनके जो बयानात हैं, जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो बहुत कंप्रीहेंसिव है। किस हद तक उनकी इंपॉर्टेंस है और जो बाकी गवाहान हैं उनकी जो बयानात का रिकॉर्ड उसके ऊपर जिरा होने का जो प्रोसेस है मुमकिन तौर के ऊपर कितने दिनों में मुकम्मल हो सकता है, जो कि वकला सफाई मुसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं? देखिए जी, मैं यही कह रहा हूँ कि बेसिकली जो विटनेसेस पे क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस ने करना है, तो डिफेंस जो है वो लिंगर ऑन कर रहा है वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर। आज भी जो है वो जज साहब ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया क्योंकि 9 विटनेसेस आके बैठे हुए थे, कल भी वो बैठे रहे पूरे दिन, इन्होंने वकला सफाई नहीं है, आज भी बैठे रहे तो एप्लीकेशन आ गई। हालांकि ठीक है, अगर फर्ज कर ले एक वकील साहब है, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई या दांत में उनकी सर्जरी होनी थी, तो उनके साथ ही वकालतनामा तो 3 लोगों ने और ने साइन किया हुआ है।
तो उनमें से सर तो अगर वो एक ऐसे आदमी भी मामला नहीं था। लटकाते रहे तो मुअज्जिज जज साहब के पास, कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होता है? वो लटकाते रहे तो 6 महीने तक वो केस ऐसे लटक सकता है, या कोई होता है ऑप्शन जिसको जज नहीं, एक्सरसाइज करके इसको कंक्लूड कर सकता है? हाँ जी जी बिल्कुल। बेसिकली जो है ये नहीं कहा जा सकता इस बात के लिए कि तो ये अनलिमिटेड टाइम तक जो है लेके चले जाएंगे। हमने आज भी रिक्वेस्ट की है कॉर्सिव मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। जी। एक तो ये है कि इनका हक के जो जरा है वो क्लोज की जाए, या स्टेट काउंसिल जो है वो एंगेज किया जाए जो उनके बिहाफ पे जो है वो जरा कर सके। ठीक। तीसरा ये कि मुलजमान को कहा जाए कि वो आप खुद करें, नहीं तो अदरवाइज आपका जो हक के दिफा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक। तो आपको कोर्ट इतनी हेल्पलेस नहीं है कि कोई उनको जो है वो खिलाता रहेगा और ये वो खेलते रहेंगे। कानून में कॉर्सिव मेजर्स हैं जिसकी बुनियाद पर जो है वो केस कंक्लूड हो सकता है, कोई ऐसा इशू बिल्कुल ठीक। नकवी साहब ये बताइएगा कि ये अब जबकि तमाम अहम गवाहियां जो हैं वो हो चुकी हैं, क्या लगता है आपको जो आम इंतखाबात से कबल ये केस कंक्लूड हो सकता है? सर देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन इनको चाहिए कि करें। देखिए, हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहता है कि जब कोई लोग कस्टडी में हों और ट्रायल स्टार्ट हो जाए और कमेंस हो जाए तो आप डे टू डे जो है उसको रखें ताकि कंक्लूड हो। तो उस बुनियाद पे, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में कहा था कि जो ट्रायल है उसको फौरन जो है किया जाए, और अगर ये किसी टाइम पे भी रुकावट डालते हैं तो इनकी जमानतें ये सर थोड़ा इस तरह कर लें, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े विजनी आप कानूनदान हैं। अगर हम जो जिस फ्लो के साथ ये केस आगे बढ़ रहा है और जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं और मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स भी वो यूज नहीं कर सकते वकील सफाई, आपके अंदाजे के मुताबिक कितने दिनों के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है? देखिए जी, अगर जिस तरह ये चल रहा है, अगर हम 5 गवाहों की एवरेज रखें तो हमारे 20 विटनेसेस है जो कि 5 गवाह अगर पर डे के हिसाब से हम अपने जहन में रखें जी। तो 4-5 डेज में एविडेंस क्लोज हो जाना चाहिए अगर जब स्मूथ चल रहा है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होती है। फिर अगर वो कोई डिफेंस एविडेंस अपने डिफेंस के लिए लाना चाहते हो तो वो पेश होती है, तो उसके बाद ट्रायल कंक्लूड हो जाता है। तो 10-12 दिन में हम कह सकते हैं कि प्रोसेस अगर ऐसे चलता रहे तो मुकम्मल हो सकता है? सर अगर स्पीडीली चले और प्रॉपर्ली हो तो हो सकता है, लेकिन मैं इसके मुतालिक कोई बात नहीं कर। बिल्कुल ठीक। नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी। खास साहब रोल होगा बिलखुसूस उन गवाहान की बयानात तो रिकॉर्ड हो चुके, लेकिन जो असल चीज़ ये मैटर कर रही थी, जो वकला सफाई कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिले किया जाए, एटलीस्ट 8 फरवरी से आगे इस मामले को ले जाया जाए। चूंकि जो भले लोग आज़ाद कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, लेकिन उनको टिकट्स मिली हुई हैं और वो क्लेम करते हैं कि हमारा ताल्लुक पीटीआई से है, अगर 8 फरवरी से पहले ये फैसला आता है तो ये एक इटसेल्फ इसके बहुत सीवियर कंसिक्वेंसेस होंगे उन तमाम लोगों के ऊपर 8 फरवरी के हवाले से भी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस केस के साथ साथ खास साहब 9 मई के अंदर जो मामला है बानी पीटीआई हो, शाम कुरैशी हो, उनके ऊपर फर्द जुर्म 6 फरवरी को आयद होनी है। तो इन दोनों इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें कि अब फर्दर ये डिले नहीं कर सकते, जैसे नकवी साहब ने कहा 2-3 ऑप्शंस कोर्ट के पास मौजूद हैं, फर्द जुर्म भी आयद होनी है। तो आप समझते हैं कि ये 8 फरवरी से पहले 2 बड़े स्टेप्स होते हैं और हो जाएंगे, और उसका जो इम्पैक्ट है वो 8 फरवरी के दिन आ सकता है? देखिए नकवी साहब ने जो बात की है ना, जब मुलजमान दोनों गिरफ्तार हैं जी, शाहमूद कुरैशी साहब भी और बानी पीटीआई भी, ये दोनों गिरफ्तार हैं जी। अब वकला अब मौजूद हैं, वकला को आना चाहिए। इससे अहम केस क्या है कि जब बानी पीटीआई खुद कटहरे में खड़े हैं, अदालत में मौजूद हैं और वकला दाएं बाएं भाग रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने फरमाया कि अदालत तो जब अपने फैसला करने पे आएगी तो हक दफ़ा खत्म हो जाएगा आपका। आप ये भी जो आपकी आर्गूमेंट जो आपने करना है इससे भी महरूम हो जाएंगे। इनको बिलाखिर आ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि इनको पहले ही बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। बिल्कुल ठीक। चूंकि जिस तरीके से कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, मुल्क की मफाद पर कंप्रोमाइज़ किया गया, आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को डैमेज किया गया, तो उसकी अल्टीमेटली फिर किए की सज़ा तो भुगतना पड़ती। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि 12 रोज़ रह गए आम इंतखाबात के हवाले से, लेकिन नून लीग ने अब बिल आखिर कल अपने मंशूर का ऐलान करने का फैसला कर लिया। उस मंशूर के कौन से सैलेंट फीचर्स होंगे और कौन से बड़े फैसले जो बड़े आपको हैरान कर देंगे वो मुमकिन तौर पर कौन से हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खास साहब, बिल आखिर जलसों के सिलसिला जारी है और एक जो कहा जाता था कि माहौल नहीं बन रहा, वो माहौल बनने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन ख्वाजा साहब, जो अब तक हमें इतलात मसूल हुई हैं उसके मुताबिक नून लीग का मंशूर इस मरतबा जो कल अनाउंस होने जा रहा है ये रवायती नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसे आइनी, कानूनी और समाजी और उसके साथ साथ आप कह सकें कि मुआशी लिहाज से कुछ ऐसे बड़े इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी डिबेट भी जनरेट करेंगे। सिर्फ यही नहीं,
बल्कि उनकी सियासी जमातें उनको मुझे लगता है कि शायद इस वक्त स्टेज पे नून लीग को बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाएं, लेकिन नून लीग इस वक्त डिटरमिन्ड है रेलेवेंट स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद। ये वो मंशूर नहीं है कि पार्टी के 4-5 लोगों ने बैठ के बना लिया, उसको भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि बड़े पैमाने के ऊपर ये फैसले करने जा रहे हैं। और इस हवाले से जो ज़राई ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपने जो उनके साथ कुछ दीगर बड़े रहनुमा हैं उनको ऑन बोर्ड कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड हैं, आसफ अली ज़रदारी साहब काफ़ी हद तक ऑन बोर्ड हैं। चूंकि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने बयान में खिताब उन्होंने किया खान साहब, तो उसमें उन्होंने कहा कि बड़ा उनका, आपको पता है, बड़े नपी तुले अंदाज में बात करते हैं और उनकी गुफ्तगू के पसे पर्दे बड़े गहरे उसके मतलब होते हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। तो खास साहब, ये बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं कानूनी और आईनी लिहाज से। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर को रियलाइजेशन हो गई है कि ये फरसूदा निज़ाम हमारी मसाइल का बाइस है, वो सियासियों, कानूनियों, मुआशियों, अब हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट करना होगा। तो ये बड़ी डिबेट एक जनरेट होगी नून लीग के हवाले से अगर ये मंशूर इंप्लीमेंट हुआ आने वाले दिनों में। अच्छा भट्टी साहब, अभी तो मंशूर के हवाले से खबरें आ रही हैं, जैसे आपने कुछ ज़राए के हवाले से बातें की हैं। इसी तरह कल आमर गोरी हमारे दोस्त हैं, जंग में उनकी खबर छपी है, तो उन्होंने भी इशारे दिए हैं कि मुख्तलिफ आइनी इस्लाहात करने जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से भी बातचीत हो रही है और 18वीं तरमीम का भी आपने जिक्र किया है जी। और एक बात और उन्होंने बड़ी मज़े की लिखी है, ये तो कल मंशूर सामने आएगा तो फिर हम खुलकर डिबेट कर सकेंगे, लेकिन जो गौरी साहब ने उसमें लिखा है अपनी स्टोरी में, उन्होंने कहा कि आने वाले जो इंतखाबात होंगे वो निगरान हुकूमतें नहीं कराएंगी जी, ये निगरान कंसिडरेशन एग्जैक्टली ये भी ख़त्म कर रहे हैं। और जो वजह ये पड़ोसी ममालिक में भी निगरान हुकूमत का कंसेप्ट नहीं है, दुनिया के बहुत से ममालिक में नहीं है। नहीं है, यहाँ भी नहीं था, आपको याद हो जी बिल्कुल ऐसे 77 के इलेक्शन हुए तो वो मौजूदा जो जुल्फ़िकार अली भट्टो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कराए थे। अभी ये जो बलदियाती जो आपने कहा है अदारे उनको ताकतवर करने की बात हो रही है, जो फंड खर्च नहीं होते जी, ये भी इस्लाहात में शामिल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने लगा हूँ, जो वजह तनाज़ा रही, जो दफ़ात आइन की जो शिकें 62 और 63 सादक और अमीन वाली जी, उनमें भी इस्लाहात तरमीम करने का फैसला कर लिया गया है। जो 62 और 63 जिसकी वजह से जो वज़ीर आज़म घर जाते रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं ये क्यों सारी चीज़ें, ये इतना, एक तो इसमें तख़ीर क्यों हुई जी, इसकी तख़ीर की वजह बताने लगा हूं। क्योंकि जो मियां नवाज शरीफ हैं इस वक्त, तो आपको पता है कि उम्र के इस हिस्से में है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस खित्ते के सबसे सीनियर 3 सियासतदान हैं जी। भारत ले लें आप, बांग्लादेश ले लें और पाकिस्तान, श्रीलंका, इसमें सब उन्होंने जो अपना भुगता है जी, 62-63 जो अदालतों के ज़रिए जो इख्तियारात हैं, जो अदालतों में भर्तियां हैं निचले तबके की, उसके हवाले से वो चीज़ें उन्होंने दर्ज की हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कल वो आ जाएगा तो उस पर हम खुल के डिबेट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वो लेकर आए हैं। अगर वजह तो ये है कि उसमें उन्होंने बड़ी अरकरेजी के साथ ये मंशूर तैयार किया है और जो सारी जितनी माजी की गलतियाँ हैं और जो कोताहियाँ हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश की गई है आइनी तरीके के साथ, उस तरह नहीं जिस तरह बहुत अच्छी बात डंडे सोटे से नहीं है, जरूरत है 9 मई वाले लोगों की तरह नहीं। देखें आप डेमोक्रेटिक लोग क्या करते हैं भट्टी साहब जी, उन्होंने अपनी जो भी चीजें हैं उनको लिख पढ़ कर दुरुस्त करना है। बिल्कुल सही। आपने जो आपका आइन और कानून है, बदकिस्मती से उस पर भी इतना अमल नहीं हुआ, होना चाहिए था। वो चीजें तो तहरीर कर लें, हम अपना रास्ता तो मुतय्यन कर लें कि हमने जाना किधर है, ये मंशूर क्या है, ये आइन क्या है। ये एक रास्ता है जिस पर कौमें चलकर तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। अब जितने भी उनको मुश्किलात पेश आई अपनी लाइफ में, सुप्रीम कोर्ट से और जो अदारे हैं हमारे, इस हवाले से तरक्की का रास्ता हमें तय करना चाहिए। बड़ा अच्छा मंशूर होगा अगर ये इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन साथ ये जरूर बताइए, बहुत से सवालात उठ रहे हैं और हमने भी किया इसको थोड़ी अपनी रिसर्च की और इसको पॉइंट आउट किया। नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आए थे तो ओपनली कहा गया था कि चौथी मरतबा का वजीर आजम आ गया और उसी तरीके से बिहेव भी कर रहे थे। लेकिन अब कुछ दिनों से वो मामला थोड़े बदले बदले से लगते हैं। बिलखुसूस मानसहरा के अंदर जब उन्होंने खिताब किया, वहां पर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ वजीर आजम बनने नहीं आया, मैं वोट लेने के लिए आया हूँ। मरियम नवाज हर जलसे की कंक्लूडिंग जो लास्ट स्पीच है वो कर रही हैं। ये माजरा क्या है? किसी लेवल के ऊपर कोई रियलाइजेशन है या मुमकिन तौर के ऊपर नून लीग इस बात पर गौर कर रही है कि नवाज शरीफ के अलावा भी कोई और वजीर आजम हो सकता है? अगर कोई हुआ तो क्या ऑप्शन है नून लीग के पास? जी देखें कि ये तासर एक बन गया था, बड़ा गहरा तासर। हमारे मीडिया और सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो बनाते हैं ये तासर कि मियां नवाज शरीफ बस वो आए हैं और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ जाएंगे इलेक्शन से पहले अब उन्होंने इस तासर को ज़ायल करने की कोशिश की है कि पहले मैं इंतखाब तो लड़ लूँ, वो इलेक्शन जीतेंगे तो फिर ही वो वज़ीर आज़म बनेंगे ना। इस तासर को ज़ायल करने की मेरे ख्याल में कोशिश की है।
अभी भी अदरवाइज वो डिटरमिन्ड है कि वज़ीर-ए-आज़म मैं ही होऊंगा चौथी मरतबा, ऐसा ही है? नहीं, देखें जो मामला पसे पर्दा तय हुए हैं, उन चीज़ें हुई हैं, हम भी देखते पढ़ते सुनते रहते हैं कि इसमें जो आपको पता है जब 16 माह की पीडीएम की हुकूमत रही है, जो खामियां सामने आई हैं, बस मेरे ख्याल में कुछ हल्के ये भी चाहते हैं कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ का जो तजर्बा है सियासत में, उसका रियासत को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। अब उस तजर्बे से ये जो जैसे मंशूर की बात कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। ये इस दफ़ा पिछली दफ़ा तो आपने देखा कि रवैती मंशूर आते रहे तमाम पार्टियों के, बाकी लोग पार्टियों के आ भी गए हैं। ये गैर रवैती मंशूर इसलिए बनाया गया है, ये उन्होंने एक अपना रास्ता मुतय्यन किया है और वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। रियासत के कुछ इदारों को भी इदराक हुआ है कि हमने माजी में जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया है, जी। यहाँ बड़ी बात की जाती है जी, ये इलेक्शन फलां को नहीं लड़ने दिया जाता था, फलां को नहीं। 99 से लेकर आज 2024 है, यानी कि चौथाई सदी है, 25 साल हो गए हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ को इन 25 सालों में एक बार इंतखाब लड़ने का मौका मिला है, यानी कि 2013 में। ठीक। ना वो 2002 में बिल्कुल इंतखाब सही। लड़ सके, ना 2008 में लड़ सके, ना दुरुस्त 2018 में दुरुस्त लड़ आपने, सके। जी। अब फैसला किया गया है, जब तक मैं समझता हूँ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ये जो आखिर में खिताब करती है मरियम नवाज, इसकी क्या वजह है? जी। ये देखें कि मरियम नवाज शरीफ ने जो मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में जिस तरह पार्टी को संभाले रखा, मियाँ नवाज शरीफ अपनी ज़िंदगी में बतौर लीडर उसे मुतारफ़ करा रहे हैं अपनी बेटी को, और लगता यही है कि फ्यूचर की मुस्लिम लीग नून के लीडर मरियम नवाज होंगी। उन्होंने मियाँ साहब ये बिल्कुल समझते हैं कि जब मुझ पर क्राइसिस आया तो बड़े बड़े जुगादरी और बड़े बड़े नामवर सियासतदान साथ छोड़ गए थे, ठीक। मेरी बेटी मैदान में खड़ी रही, इसीलिए वो उनको मुतारफ़ करा रहे हैं। लेकिन ठीक। पहले मरहले में मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर मुतमक्कन कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है साहब, वो दुरुस्त मेरे कहा। ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ हैं। अगर जी। इसके अगर के साथ मशरूत है ये जुमला कि अगर मुस्लिम लीग नून ने अक्सरियत हासिल की, तो मुझे यही लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ठीक है। अच्छा खान साहब, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जो मंशूर उन्होंने अब तक तैयार किए, जो हम तक इत्तलात पहुँचे, अगर उसके ऊपर अमल होना है तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि नवाज शरीफ ही वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर मौजूद हों। चलिए आगे बढ़ते हैं खान साहब। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा चलाने का ऐलान किया। इसराइल की केस ना सुनने की, ना चलाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, और अब बात उन्होंने कहा है कि नस्ल कुशी हो रही है, वहाँ पर उनको इमदाद फराहम की जाए और केस आगे भी चलेगा। खान साहब, सवाल ये है, जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया। मुशाहिद हसन सैयद साहब आलमी अमूर पर काफ़ी नज़र रखते हैं, हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी इसकी निशानदही की थी कि मामला इस तरफ से आगे बढ़ेगा। अब बात आगे बढ़ गई, फैसला भी आ गया, 17 में से 15 जजों ने इस फैसले की तईद की है। किसी इस्लामी मुल्क ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया, और अब जब ये फैसला आ गया है तो इस्लामी ममालिक का रोल क्या होगा? भट्टी साहब, कितनी बदकिस्मती है कि 56 इस्लामी ममालिक इस वक्त कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद हैं, किसी को ये तफीक नहीं हुई। ये बड़े शर्म की बात मैं समझता हूँ। डूब मरने का मकाम है मुसलमानों के लिए। हमने हथियार उठाना तो दूर की बात है, हम किसी आलमी फोरम पर भी उनका मुकदमा लेकर ना जा सके। आज मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी या मुसलमान शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि एक गैर मुस्लिम मुल्क जनूबी अफ्रीका ने इस मुकदमे को उठाया। देखें, ये तो खुले बंदों उनकी नस्ल कुशी की जा रही है जो फ़लस्तीनी हैं, इसमें कोई शक है। और आज वो जो इल्ज़ाम जनूबी अफ्रीका ने लगाया वो आज आलमी अदालत इंसाफ में साबित भी हो गया। उन्होंने ये इल्ज़ाम को मान लिया। अब जबकि दूसरी तरफ जो इसराइल ने ये मुतालबा किया था, ये दरख्वास्त की थी कि आप मुकदमा सुन ही नहीं सकते, लेकिन वो भी उनकी इसराइल की दरख्वास्त का आलमी अदालत इंसाफ से मुस्तरद होना मैं समझता हूँ मज़लूम फ़लस्तीनियों की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन हमें भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए था। अब भी जो OIC है, जो इस्लामी ममालिक हैं, वो इसमें उसके मैं कहता हूँ मुकदमा के साथी बन जाते हैं जनूबी अफ्रीका के, ताकि एक मुल्क की आवाज़ में कई और आवाज़ें भी शामिल हो जाती और आवाज़ ज़्यादा तवाना हो जाती। लेकिन इसके साथ साथ भट्टी साहब, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो आलमी अदालत इंसाफ से इससे ज़्यादा तवक्को किए बैठे था, उन्होंने गो के 1 माह में जो नस्ल कुशी के वाक़यात की रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया है और उनको इसराइल की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जो आलमी अदालत इंसाफ के लोग वहाँ बैठे हैं, मजलूम लोग जिनका दिन दहाड़े कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है, वहाँ ये फिलफौर हुक्म जारी कर दी अगर अदालत के वहाँ नस्ल कुशी बंद की जाए, फौरी जंग बंदी की जाए। अगर वो नहीं करता तो जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेज हैं उनको वहाँ भेजकर उनकी नस्ल कुशी फौरी कत्लेआम किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है साहब, आपकी बड़ी वैलिड सजेशंस हैं। और अब OIC समेत मुस्लिम ममालिक को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में।
आलमी बिरादरी को सोए हुए ज़मीर को भी झिझोड़ने के साथ साथ फ़लस्तीनियों की अमली तौर के ऊपर मदद की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और वक्त की किल्लत की बात नैब की बहुत एक अहम स्टोरी थी, वो आपके साथ हम कल डिस्कस करेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अहम तरीन खिताब के हवाले से और कुछ और एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब, आर्मी चीफ ने नेशनल यूथ समिट से खिताब किया और जिस तरीके के साथ पाकिस्तान के समाजी, मुआशी, कानूनी, सियासी हर लिहाज से तमाम जो इस वक्त हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने इंतहाई तफसील के साथ बात की। खान साहब, उनका जो खिताब था, अगर उसको हम क्रक्स उसको निकालें तो इस वक्त जो पाकिस्तान एक अंदरूनी खलफशार और इंतशार से दो चार हो चुका है, जिसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर ने रोल प्ले किया, जिसके अंदर कुछ ऐसे हमारे सियासतदान जिनकी गलत सियासत की अमली की वजह से पोलराइजेशन हुई, अगर हमने उससे निकलना है, अगर एक हजूम की से निकल कर एक कौम की सूरत में हमने सफ़र का आगाज़ करना है, तो क्या इससे बढ़कर दिमाग पर दस्तक देने वाला, जज्बात को झिझोड़ने वाला कोई बयान हो सकता है जिसके अंदर आपको इस्लामी हवाले भी दिए गए, दुनिया की तारीख की एग्जाम्पल दी गई, क्या हमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई, रियासत तैयबा के हवाले से एग्जाम्पल दी गई? क्या इससे बढ़कर कोई और तरीक़ेकार हो सकता है कि किसी को अगर राह रास्त पे लाना है और अगर कोई राह रास्त पे आना चाहता है, इससे बढ़कर तो मेरे ख्याल में और कोई विजन नहीं हो सकता? जी भट्टी साहब, जैसा कि आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है, सिपह सलार हैं पाकिस्तानी फ़ौज के भी, उन्होंने पहली तो ये बात है कि पहली बार बराह रास्त स्टूडेंट के साथ, नई नस्ल के साथ इंटरेक्शन किया है और तमाम मौज़ूआत पर, जिसमें पाक करान कशीदगी, पाक इंडिया तलाक़ात, इंतखाबात में ताख़ीर, मुआशी हवालों से, और बिलखसूस वो बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये बात हम अपने प्रोग्राम्स में मुसलसल करते चले आ रहे हैं कि जो फ़िक्री इंतशार, जब कौमें तबाह की जाती हैं, आज के जो हथियार हैं, मैं आपको बताऊँ, उस वक़्त पुराने ज़माने में तलवार के हथियार थे, आज का जो हथियार है वो प्रोपेगेंडे का हथियार है। पहले अपने ही लोगों को, अपनी फोर्सेस को, कौमों को उनके हुक्मरानों और उनकी फोर्सेस के ख़िलाफ़ किया जाता है, जिसके लिए मैं हमेशा लफ्ज़ बोलता हूँ कि फ़िक्री इंतशार का शिकार किया जाता है। यही बात आर्मी चीफ ने ये उठाई और कहा है कि सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्योंकि ये हर शख्स के पास एक फ़ोन है जिसमें एक झूठी खबरें चलाई जाती हैं। हम इसी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि जब भी कुरान की आयत है, इसका हवाला भी दिया आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने कहा है कि जब भी कोई फासक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। हम बार बार ये कह रहे हैं, जितनी भी यकीन करें, मैं आज भी जो सोशल मीडिया जब देखता हूँ 80% 90% जो स्टोरीज हैं वो बिल्कुल फेक होती हैं, बेसलेस होती हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता। जिन लोगों की एक ख़ास मकतबा फ़िक्र या ख़ास सियासी सोच के साथ हमदर्दी होती है, उन उस बात को वो सच मान लेते हैं। हम जब जर्नलिज्म में आए तो हमें यह बात बताई गई थी कि आप चीज़ों को रीचेक करें, आप जो क्रेडिबल ज़राए हैं, जब भी कोई खबर आपके पास आती है, क्रेडिबल ज़राए पे जाके उस खबर को कंफर्म करें। हमारे यहाँ ये रवश बन गई, स्टूडेंट, तलबा, और हमारे पास कोई चीज़ आती है, हम देखते नहीं ना, उसकी तहकीक करते हैं, वो फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करते हैं। साहब, जो आपने उन्होंने नुक्ते पे एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे उस पॉइंट को समझना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपने मुस्बत तामीरी सोच रखनी है और उसके साथ साथ हुब्बुल वतनी है, इदारों पर एतमाद है, ये वो सोच है जो इस मुल्क को आगे ले जा सकती है और जिन मसाइल से हम दो चार हैं उससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है, जिन अकल के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, उन पर्दों का उठना अब ज़रूरी हो चुका है। खास साहब, आगे बढ़ते हैं और अपने नाज़रीन के साथ हमने एक खास स्टोरी शेयर की थी कि निगरान वज़ीर ख़जाना किस तरीके के साथ खिलाफ़े कानून सुई सदन बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं, एक और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं, यक वक्त वो निगरान वज़ीर ख़जाना भी हैं, उन्हीं कंपनियों से मुतल्लिक फैसले भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि इस को पॉइंट आउट होने के बाद उनको कानून की पासदारी के लिए अनाउंसमेंट करती है। अनाउंसमेंट करने के बजाय उन्होंने दोबारा एक और टर्म के लिए 3 साल के लिए सुई सदन बोर्ड की चेयरपर्सन मुंतखब होने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। और सेनेटर रज़ा रबानी ने गुज़श्ते रोज़ बड़ी कड़ी तनकीद की कि जो लोग अभी केयरटेकर सेटअप में थे, तवील अरसे तक उन्होंने यहाँ पर सर्व किया, चूँकि टाइम ज़्यादा था, अब वो अपनी नौकरियाँ पक्की करने के लिए मुख्तलिफ लुक्रेटेड जगह के ऊपर दोबारा अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। खास साहब, हमने दस्तावेज के साथ बात की थी। 28 दिसंबर को पेट्रोलियम डिवीजन ने खत लिखा था जिसमें बोर्ड से कहा गया था कि आप स्ट्रेटजिक अहम डिसीजन नहीं कर सकते, आप एमडी सुई सदन को नहीं हटा सकते। वो एमडी सुई सदन बोर्ड जिसको इख्तियारात चेयरपर्सन साहिबा ने और बोर्ड के लोगों ने बिल्कुल खत्म कर रखे हैं। ऑपरेशन का कंट्रोल किसी और के पास है, फाइनेंस का कंट्रोल किसी और के पास है, कंपनी के अमूर बुरी तरह से मुतासर है। अब खास साहब, खबर लेटेस्ट ये है, कल दोबारा एक अहम तरीन सुई सदन बोर्ड की हंगामी मीटिंग रखी गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने आप को दोबारा इलेक्ट करवाया जाए और उसके साथ कुछ और प्लान है जिसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जिससे मुमकिन तौर के ऊपर एक बड़ी लीगल बैटल स्टार्ट होगी, उनके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे। और पहले ही मामला सिंध हाई कोर्ट तक भी जा पहुंचा है और अब मीडिया भी इसको फॉलो कर रहा है। तो बजाय इसके कि जो पहले 2 टर्म वो सर्व कर चुकी हैं
और ये मौजूदा बोर्ड 2 मरतबा उसके अंदर तोसी हासिल की जा चुकी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही अनफॉर्चुनेटली, और अपने उन मकासद के हसूल के लिए जिसके अंदर उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी अपने एक ले किया, उसकी तनख्वाह बढ़ाई, जिस तरह मिनट्स का मामला सामने आया, तो कंपनी के मामला बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। स्विस सदर्न कंपनी पाकिस्तान का असासा है, कौमी असासा है, और आज दोबारा हमारे इतलात के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने खत लिखा है, वार्न किया स्विस सदर्न बोर्ड को कि आपको कोई लीगल ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हमने कहा कानून की रोशनी में कहा है, और हमारे 28 दिसंबर के लिखे गए खत को अमल किया जाए, उसकी रूह के मुताबिक उसका अमल किया जाए। देखते हैं कि कल चेयरपर्सन क्या कानून की पासदारी करती हैं या अपने जाती या पर्सनल जो उन्होंने एक एजेंडा सेट कर रखा है मुबैना तौर के ऊपर, उसके हसूल के लिए वो किस हद तक जाती हैं। हम इसको परसू करके नाज़रीन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। खासा निगरान वज़ीर ख़जाना को तो ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस तरह का बिहेव करें। भट्टी साहब देखें, बुजुर्ग खतून हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर, बड़ा नेक नामी है उनकी, ये किस काम में लग गई हैं? आपने 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने हैं जी, आप निगरान सेटअप में आई हैं, आप इस मुल्क की वज़ीर ख़जाना हैं, आप किधर स्विस सदन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेयरपर्सन, उधर क्यों नौकरी 70 साल से मेरे ख्याल भी अब जिसमें कानून की इजाजत भी नहीं है खासा, उसके वो बावजूद गैर कानूनी तौर पर आप इतनी नेकनामी के साथ इंतखाबात करवा के घर जाएं। आपने पूरी जिंदगी आपने जॉब भी कर ली है, ये नौजवानों के लिए कोई नए चेहरे आने दे सामने, वो सेटअप उनको बनाने दे। अभी ये सारे काम तो मुंतब हुकूमत पर छोड़ने चाहिए। आपका काम सिर्फ ये है कि उतनी देर तक निज़ाम कार चलाना है, निज़ाम हुकूमत चलाना है, जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती। बिल्कुल ठीक है साहब, आपकी जितनी शानदार आपकी तजवीज़ है, आई होप कि इसके ऊपर अमल करेंगी तो इसी के अंदर उनकी और कंपनी और मुल्क की नेक नामी होगी। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, आज बताएंगे खैर साहब आपको कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर कस्टम डे मनाया गया है, और इस स्लोगन के साथ के जो कस्टम्स है, जो कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस, इस स्लोगन के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये दिन मनाया गया है। नाज़रीन खैर साहब, पाकिस्तान में असली और सियासी क़यादत के फैसले के बाद के स्मगलिंग का हमने नेटवर्क तोड़ना है। मुल्क भर के अंदर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की गई, डॉलर की स्मगलिंग रोकी, गंदम की स्मगलिंग रोकी गई, यूरिया खाद की स्मगलिंग रोकी गई, चीनी की स्मगलिंग रोकी गई, उसके साथ साथ दीगर अहम तरीन कीमती जो अशिया की स्मगलिंग होती है उसको भी रोकी गई, जिसके नतीजे में मुल्क की इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्शन मिली। और खासा दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, जब तक स्मगलिंग आप वहाँ नहीं रोकते, वो लोकल इंडस्ट्री प्रमोट नहीं हो सकती और आप सस्टेनेबल मुआशी तरक्की का ख्वाब भी पूरा नहीं कर सकते। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि पास्ट के अंदर स्मगलर्स को बड़ी खुली छूट थी। हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, कराची हो, खैबर पख्तूनख्वा का साइड हो, चमन की हो, वहाँ पे ये बड़े पैमाने के ऊपर होती है। लेकिन अब अल्टीमेटली सख्त कार्रवाइयाँ हुई, जिसके अंदर इस्लामाबाद कस्टम ने भी खासा बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। मजमूई तौर के ऊपर 5,500 रुपये को उन्होंने रेवेन्यू जमा किया है। कार जो मुख्तलिफ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थी 27 करोड़ रुपए उनसे रिकवर किए, 293 कार्रवाइयाँ की, 1 अरब 69 करोड़ रुपए मालियत की अशिया को जब्त किया गया, 19 कीमती गाड़ियाँ जब्त की गई, 103 कीमती तरीन अशिया जब्त की गई। ऑक्शन के जरिए 48 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा कराया गया। और उसके साथ साथ जो आज की अहम तरीन तकरीर थी, वहाँ पर वो शायद शफ्तार साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की इस डे के मौके के ऊपर। कलेक्टर कस्टम इस्लामाबाद आसिफ हरगन ने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी टीम की कारकर्दगी को पेश किया। जिन लोगों ने बेहतरीन परफॉर्म किया उनको शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। तो हम उम्मीद करते हैं खास के आने वाले दिनों में भी स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम्स का डिपार्टमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ताउन के साथ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामजन रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।